मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास किस प्रकार हुआ। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और एमपीपीएससी के सेकेंड पेपर के पार्ट ए में ये मौजूद है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, जब लोक प्रशासन के विकास के बारे में बात करेंगे तो दो बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। लोक प्रशासन एक क्रिया भी है, एक एक्टिविटी है, और लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट भी है जिसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि लोक प्रशासन क्रिया के रूप में, यानी एक एक्शन के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में काफी पुराना है, काफी प्राचीन है। एक क्रिया के रूप में काफी प्राचीन है, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। आदिकाल में भी जो कबीले होते थे वो लोग भी अपने ढंग से काम करते थे। कबीले का कुछ नियम होता था, उनका कुछ एक पद सोपान, एक हायरार्की होती थी, कुछ ना कुछ तरीका होता था काम करने का और लोगों को ड्यूटीज देने का, कर्तव्य करने का एक तरीका होता था। वो एक क्रिया के रूप में था। लेकिन उस समय लोक प्रशासन कोई विषय नहीं था, केवल एक एक्शन था। अगर हम और आगे बढ़ें तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी प्रशासन का उल्लेख किया गया है कि भाई किस तरीके से प्रशासन चलाया जाता था। अगर हम मुगल काल की बात करें या सल्तनत पीरियड की बात करें तो इन सब जगहों पर प्रशासन जो है एक क्रिया के रूप में विकसित हो चुका था। लेकिन जब हम एक विषय के रूप में बात करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि क्रिया के रूप में तो भाई ये बहुत प्राचीन है, शुरू से चला आ रहा है, जब से मानव जीवन मौजूद है इस धरती पर तब से है। लेकिन विषय के रूप में ये आधुनिक ढंग से विकसित हुआ। विषय के रूप में ये आधुनिक काल में विकसित हुआ। 17वीं शताब्दी तक, 17th सेंचुरी तक तो लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ था। लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ था 17वीं शताब्दी तक। अगर देखेंगे तो देखिए 1812 में, 1812 में एक विद्वान थे फ्रांस के, चार्ल्स जीन बेनिन। इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। ये फ्रेंच पुस्तक है। और इन्होंने इस किताब में पहली बार ये बताया कि प्रशासन को चलाने का एक निश्चित ढांचा होना चाहिए, एक निश्चित तरीका होना चाहिए। तो ये चार्ल्स जीन बेनिन की पुस्तक प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक जो है ये आया और उसमें प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी दी। और ये वही बेनिन है, चार्ल्स जीन बेनिन, जिन्होंने जब शासन में थे, जब नेपोलियन का शासन था, तो उन्होंने वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोड तैयार किया था। ये चार्ल्स जीन बेनिन का कंट्रीब्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड तैयार किया था। तो इस तरह से प्रशासन के बारे में या लोक प्रशासन के बारे में एक ढांचा तैयार होने लगा था। लेकिन अभी भी ये विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा, ऐसी बात नहीं है। एक लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अगर देखेंगे तो 1887 में, 1887 में जाकर के एक विषय के रूप में विकसित हुआ। उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो वुड्रो विल्सन थे उन्हें ही कहा जाता है कि ये जो है लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में जनक है। वुड्रो विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन जनक किसे मानेंगे? वुड्रो विल्सन को मानेंगे। तो लोक प्रशासन के विकास के इतिहास को अगर देखा जाए तो देखिए, लोक प्रशासन के विकास के इतिहास को देखेंगे तो इसे हम इन 5 चरणों में बांट देते हैं। There are 5 phases। पहला फेज है 1887 to 1926। इस फेज को क्या कहते हैं? राजनीति प्रशासन द्वैत भाव। इस फेज को क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। इसका मतलब क्या हुआ? राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का मतलब ये हुआ कि राजनीति एक अलग तरह का विषय है और प्रशासन एक अलग तरह का विषय है। इसीलिए राजनीति के अंदर ही प्रशासन का अध्ययन किया जाए, ये सही नहीं है। और ये बात पहली बार जो प्रकाश में लाया, पहली बार जिन्होंने जोरदार ढंग से उठाया, उनका नाम था वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन ने एक निबंध लिखा था, ये हमने नाम लिखा है यहाँ पर। वुड्रो विल्सन ने एक निबंध लिखा था, ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी में कहते हैं प्रशासन का अध्ययन, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये पब्लिश हुआ था, एक मैगजीन पब्लिश होती थी अमेरिका में, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली। उस मैगजीन में ये पहली बार पब्लिश हुआ और पहली बार ये लाइट में आया कि राजनीति से अलग
लोक प्रशासन का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसीलिए वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पितामह, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया है, क्योंकि उन्होंने इस बात को जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि राजनीति या राजनीतिक कार्य करना या संविधान बनाना, फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाना या राजनीतिक ढंग से संवैधानिक निर्माण करना एक अलग बात है, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर अप्लाई करना, जमीनी स्तर पर लागू करना, ये बहुत कठिन काम है। संविधान अच्छा से अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन उसे क्रियान्वित करना भी बहुत जरूरी होता है। तो क्रियान्वित कैसे होगा? जब अच्छे प्रशासक होंगे, जब प्रशासन का अच्छा तरीका होगा, जब प्रशासनिक अधिकारी जो है वो प्रशासन के सिद्धांतों को समझेंगे। यानी कि प्रशासन राजनीति विज्ञान से अलग एक विषय होना चाहिए और लोक प्रशासन का अलग से अध्ययन किया जाना चाहिए। इस बात का बहुत से और विद्वानों ने सपोर्ट किया। जैसे देखिए एफ.जे. गुडनाउ जो है 1900 ईस्वी में एक किताब लिखते हैं, नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है किताब का? राजनीति और प्रशासन, यानी कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इस किताब में वो बताते हैं कि बात बिल्कुल सही है, जो वुडरो विल्सन कह रहे हैं कि राजनीति एक अलग अध्ययन का विषय होना चाहिए और लोक प्रशासन एक अलग अध्ययन का विषय होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और इस तरह से गुडनाउ ने भी वुडरो विल्सन का सपोर्ट किया। अब और भी विद्वान आगे आए। एल.डी. व्हाइट ने एक किताब लिखी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में जब विकास हुआ तो इसे माना जाता है दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो एल.डी. व्हाइट का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस क्षेत्र में रहा कि उन्होंने लोक प्रशासन को राजनीति से अलग एक विषय के रूप में देखा। और ये जो विद्वान है, चाहे वो वुडरो विल्सन है, चाहे वो फ्रैंक जे गुडनाउ है, चाहे वो एल.डी. व्हाइट है, इन सब की एक ही मंशा है। इन सब की सोच ये है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है, वो एक अलग विषय है, राजनीतिक विषय अलग होता है और प्रशासनिक विषय अलग होता है। प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए हमें लोक प्रशासन का भी अध्ययन अलग से करना चाहिए, इसीलिए लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास करना चाहिए। तो यहीं से जो है रूट जो है ना, जड़ विकसित हो जाता है कि लोक प्रशासन एक विषय बनने की शुरुआत यहां से हो जाती है और इसे कहा जाता है 1887 टू 1926 का जो पीरियड है उसे कहा जाता है कि ये राजनीति को, लोक प्रशासन को राजनीति से अलग एक विषय के रूप में देखे जाने वाला टाइम था। और एक विद्वान है वाल्डो जो है, ये बड़े दमदारी के साथ कहते हैं कि भाई ये जो वुडरो विल्सन है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो वाल्डो ही हैं। वाल्डो ही कहते हैं कि अगर लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में अगर किसी ने विकसित किया है या करने का प्रयास किया है, हिम्मत की है, तो वो विद्वान हैं वुडरो विल्सन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने कहा है कि वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पितामह हैं, तो आप कह सकते हैं वाल्डो ने पहली बार ये बात पूरी ताकत के साथ कही। तो पहला फेज हो गया 1887 टू 1926 पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, यानी कि राजनीति और लोक प्रशासन का द्वैत भाव, लोक प्रशासन को राजनीति से अलग करने की बात। दूसरा, अब भाई देखिए, अब लोक प्रशासन कोई भी विषय आप बनाओगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर लाना पड़ेगा। जितने भी विषय हैं दुनिया में, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बॉटनी हो, जूलॉजी हो या हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, सबके कुछ न कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ न कुछ विचारधारा है, कुछ न कुछ कंसेप्ट है। तो भाई अब जिम्मेदारी ये आ गई, क्योंकि भाई आप पॉलिटिक्स से अलग हो गए आप, तो अब आपकी जिम्मेदारी हो गई, आपके कुछ सिद्धांत होने चाहिए, आपका कुछ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, आपके अंदर पढ़ने के लिए बहुत सारे टॉपिक होने चाहिए, तो अब डेवलप करना पड़ेगा। तो 1927 से 1937 का जो टाइम था,
इसको कहा जाता है कि इसको कहा जाता है, ये यहां पर मैंने लिखा है, प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल, यानी कि फेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल। इस फेज को सिद्धांतों का स्वर्ण युग भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्वान जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में आए, सबने यही कहा लोक प्रशासन का सिद्धांत हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल डेवलप हो सकते हैं, लोक प्रशासन में बहुत सारे सिद्धांत विकसित किए जा सकते हैं, और उन्होंने अपनी बात के समर्थन में किताबें भी लिखी। ऐसा नहीं, हवा में नहीं बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विलोबी ने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन के कुछ सिद्धांत होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और प्रिंसिपल्स हैं ये उन्होंने अपनी इस किताब, यानी विलोबी ने अपनी इस किताब प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात करी। एफ.डब्ल्यू. टेलर, आप जानते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के पितामह हैं। ये कहते हैं कि प्रशासन को या प्रबंध को या इंडस्ट्री में जो प्रबंध यानी जो मैनेजमेंट किया जा सकता है, वो एक निश्चित सिद्धांतों से चलाया जा सकता है, एक निश्चित प्रिंसिपल्स उसमें लागू किए जा सकते हैं। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाले विद्वान हैं, और इन्होंने भी ये कहा कि हाँ, क्यों नहीं, जब प्रबंध में सिद्धांत हो सकते हैं, प्रशासन में भी हो सकते हैं। तो एक और सपोर्टर मिल गया सिद्धांतों के स्वर्ण युग के लिए। गुलिक और उर्बिक ने किताब लिखी, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और उनका यह कहना था कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का भी विज्ञान हो सकता है, प्रशासन का भी विज्ञान हो सकता है, इसमें भी सिद्धांत हो सकते हैं, इसमें भी हायरार्की हो सकती है, पद सोपान हो सकता है, इसमें भी यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि आदेश की एकता का सिद्धांत हो सकता है, इसमें भी नियंत्रण का क्षेत्र यानी कंट्रोल कैसे रखा जाए अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, इसका भी सिद्धांत हो सकता है। ये सब विद्वान यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन में कुछ निश्चित सिद्धांत हो सकते हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र मैंने किया, हायरार्की किया है ना, इसके अलावा यूनिटी ऑफ कमांड किया, स्पैन ऑफ कंट्रोल किया, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किया, है ना। इसके अलावा और भी बहुत से सिद्धांत अब आगे आपको बताएंगे, जब आप आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी ये वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल से बहुत सारे टॉपिक आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे मिलेंगे। और इस तरह से यहां पर ये निकल के आया, जैसे देखिए मूने और रैले ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल हो सकता है, संगठन का प्रिंसिपल हो सकता है, सिद्धांत हो सकता है। सिद्धांत का मतलब यह है कि संगठन कैसे बनाया जाए, उसमें क्या क्या सिद्धांत होंगे, उसे एक हायरार्की के माध्यम से बनाया जाए, उसमें कंट्रोल रखने का तरीका क्या होगा, उसमें पावर को डेलीगेट यानी प्रत्यायोजित करने का तरीका क्या होगा। ये सब चीजों को मूने और रैले ने भी जिक्र किया, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का भी उल्लेख किया। गुलिक तो एक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट कॉर्प यानी कि अगर किसी भी प्रशासन में अगर आपको कुछ काम करना है तो एक निश्चित सिद्धांत है, प्लानिंग कीजिए, योजना, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, उस योजना के मुताबिक संगठन बनाइए, और उस संगठन में आप उपयुक्त यानी कि सही लोगों की भर्ती कीजिए, यानी स्टाफिंग, POS, D उनको डायरेक्ट कीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनको निर्देशित कीजिए, है ना। पोस्ट CO मतलब कोऑर्डिनेशन, मतलब उनके बीच जो अलग अलग विभाग होंगे उनको आप कोऑर्डिनेट कीजिए, और जो काम हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग यानी कि उससे रिपोर्ट लीजिए, कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां गलती हो रही, और बजटिंग, जो पैसा खर्च हो रहा है काम करने में उसका हिसाब बनाइए। पोस्ट कॉर्प प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये गुलिक की बात हो गई। अब देखिए इस पूरे फेज में जो कि सेकंड फेज है, इसमें सिद्धांतों को ही बनाने पर जोर दिया गया और लोक प्रशासन का विकास एकदम तेजी से होने लगा। लोक प्रशासन एक वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित, जो सिद्धांत होगा, फिजिक्स का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत, है ना, फिजिक्स में न्यूटन्स प्रिंसिपल पढ़ते, सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, एक बार एस्टैब्लिश हो गया तो ये यूनिवर्सल रहेगा, मतलब हर जगह माना जाएगा। तो जितने भी साइंस होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, है ना, बायोलॉजी हो, ये जो प्योर साइंस वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें देखेंगे जो सिद्धांत होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूटन्स लॉ भारत में कुछ और होगा और अमेरिका में कुछ और होगा और ऑस्ट्रेलिया में कुछ और होगा, ऐसा तो नहीं होता है। न्यूटन्स लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हर जगह एक जैसा होगा। अब
ये जो विद्वान थे, इन लोगों ने ये तो बोला कि सिद्धांत होने चाहिए, हायरार्की होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, इसके अलावा डेलीगेशन का प्रिंसिपल होना चाहिए। वो सब इन विद्वानों ने खूब जोरदार ढंग से रखा। लेकिन तीसरा फेज आता है 1938 टू 1947। इसे कहा जाता है, ये जो तीसरा फेज है इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ चैलेंजेस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विद्वान थे जो लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में नहीं देखते थे, लोक प्रशासन को सिद्धांतों के रूप में नहीं देखते थे। उनका यह कहना था कि भाई लोक प्रशासन एक विज्ञान कैसे हो सकता है, लोक प्रशासन एक विज्ञान कैसे हो सकता है। लोक प्रशासन को तो मनुष्यों के साथ डील करना पड़ता है, लोक प्रशासन में मनुष्यों के साथ डील करना पड़ता है, मनुष्य के व्यवहारों को समझना पड़ता है। और मनुष्य का व्यवहार हर जगह एक जैसा नहीं होता है। मनुष्य का व्यवहार, इंडिया के गांव में लोगों का व्यवहार कुछ और होगा, शहर में रहने वाले लोगों का व्यवहार कुछ और होगा, बंबई या दिल्ली में रहने वाले लोगों का व्यवहार कुछ और होगा, और भोपाल और ग्वालियर में रहने वाले लोगों का बिहेवियर कुछ और होगा। अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी प्रभाव लोगों के व्यवहार पर पड़ता है। तो हर जगह एक जैसा प्रशासनिक सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा। और उनकी बात में सच्चाई भी थी। जैसे देखिए 1946 में हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहकर उसका मजाक उड़ाया। कहा ये जो सिद्धांत है क्या है, जरूरी थोड़ा ही है कि हायरार्की रहेगा, पद सोपान रहेगा, पद सोपान में नीचे से ऊपर के पद रहेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत अच्छा होगा। जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बिना हायरार्की के ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो, बहुत अच्छा काम हो, यह भी तो हो सकता है। तो बहुत से विद्वानों ने ये जो है इनकी आलोचना शुरू कर दी इन सिद्धांतों को। अब लोक प्रशासन को दिक्कत आने लगी, क्योंकि इनकी बात भी सही थी, क्योंकि लोक प्रशासन तो भाई लोगों से जुड़ा हुआ विषय है। ये कोई गुरुत्वाकर्षण का नियम थोड़ी है कि भाई भारत में भी वही रहेगा और अमेरिका में वही रहेगा। तो दिक्कत में आ गए। ऐसा सिर्फ हर्बर्ट साइमन ने ही नहीं कहा। देखिए एक विद्वान है एल्टन मेयो ने हॉथॉर्न प्रयोग किया। हॉथॉर्न प्रयोग जो है मानव संबंध, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को डेवलप करता है हॉथॉर्न प्रयोग। क्योंकि जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध था वो एक सीमा के बाद प्रोडक्शन बढ़ाने में, उत्पादन बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो ये प्रयोग किया एल्टन मेयो ने कि जरूरी नहीं है कि आप खाली एक सिद्धांत बना दोगे, प्रिंसिपल बना दोगे काम करने का तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंध भी प्रशासन को प्रभावित करते हैं। जो काम नियम, कानून और सिद्धांतों से नहीं हो सकते वो संबंधों से हो सकते हैं, रिलेशन से हो सकते हैं, लोगों के सिंपैथी लोगों को दिखा करके हो सकते हैं, उनको मोटिवेट करके हो सकते हैं। और इस तरह से एल्टन मेयो ने मानवीय संबंध उपागम की विचारधारा को प्रतिपादित किया और इस तरह से सिद्धांतों को चुनौती दी गई। तो ये जो तीसरा फेज है, इसीलिए इसे कहा जाता है 1938 टू 1947 वाले को द पीरियड ऑफ चैलेंजेस, यानी कि चुनौतियों का काल। किसको चुनौती? तो सिद्धांतों को चुनौती। क्यों चुनौती? क्योंकि लोक प्रशासन किसके साथ रिलेट होता है? ह्यूमन रिलेशन के साथ, मनुष्यों के साथ, मनुष्य के व्यवहारों के साथ। और जहां पर मनुष्य के व्यवहार अलग अलग होंगे, परिवेश यानी कि जो चारों तरफ का वातावरण है, वातावरण से मतलब सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण अलग अलग होंगे, वहां पर हर जगह पर आप एक जैसा प्रशासनिक सिद्धांत लागू नहीं कर सकते। तो ये बात में बहुत दम था और इस दम के कारण जो है लोक प्रशासन को लगने लगा कि भाई ये जो है बात सही है। और इसी कारण कहा जाता है कि लोक प्रशासन के सिद्धांतों के सामने चुनौती आ गई। अब जब चुनौती आ गई तो फिर आप देखिए कोई भी चीज जब आपके सामने चुनौती के रूप में आ जाता है तो दो ही चीज होती है, या तो आप उस चुनौती से डर जाते हो और जो है उसके सामने सरेंडर कर देते हो, भाई हम नहीं कर सकते कुछ। लेकिन लोक प्रशासन ने उस चुनौती का सामना किया, उस चैलेंजेस का सामना किया और मजबूती से
अपने आप को परिवर्तित किया और कुछ चीजों को शामिल किया। और वो जो टाइम था 1948 टू 1970, इसमें लोक प्रशासन के सामने संकट तो आया, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान का संकट, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी यानी कि 48 टू 1970 वाला जो दौर था वो लोक प्रशासन के लिए पहचान का संकट उत्पन्न कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था ना अब कि भाई हम सिद्धांत विकसित करें कि सिद्धांत के मानवीय व्यवहार मतलब मानवीय संबंध उसमें डाले, करें तो करें क्या? तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। जैसे साइमन ने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर उनकी एक किताब है, उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य का जो है व्यवहार चूंकि बदलता रहता है, तो आप लोक प्रशासन में व्यवहारवादी अध्ययन कीजिए, लोक प्रशासन में बिहेवियरल स्टडी कीजिए, लोगों के व्यवहार के साथ जुड़ करके आप जो है प्रिंसिपल्स डेवलप कीजिए। और रॉबर्ट डहल जो है उन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिकली लोक प्रशासन एक विज्ञान नहीं हो सकता इसे समझाया। अब देखिए रॉबर्ट डहल क्या कहते हैं, लोक प्रशासन विज्ञान क्यों नहीं है? तो उन्होंने 3 कारण बताए। पहला कारण, लोक प्रशासन में मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं। वैल्यूज मतलब कि कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बीमार आदमी है, समाज के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग हैं, तो लोक प्रशासन को उसके अनुरूप अपने आप को बदलना पड़ता है। केवल सिद्धांत बना देने से काम नहीं चलेगा, समाज की परिस्थितियों के अनुरूप उसे ढलना पड़ता है। इसको बोलते हैं मूल्य यानी कि वैल्यू। दूसरा होता है कि लोक प्रशासन का संबंध मानवीय व्यवहार से है, ह्यूमन बिहेवियर से है। लोक प्रशासन का संबंध मानवीय व्यवहार से है और मानवीय व्यवहार निरंतर बदलता रहता है। भारत के लोगों का मानवीय व्यवहार, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का मानवीय व्यवहार, न्यूयॉर्क में रहने वाले लोगों का मानवीय व्यवहार, सब जगह के लोगों का ह्यूमन बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा। इसीलिए प्रशासन केवल सिद्धांतों से नहीं चल सकता। जहां पर जैसा मानवीय व्यवहार होगा, जैसे लोगों का स्वरूप होगा, जैसी उनकी डिमांड होगी, लोक प्रशासन को वैसा बनना पड़ेगा। तो यहां डहल की ये बात भी सही है कि भैया लोक प्रशासन मूल्यों से जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन का संबंध मानवीय व्यवहार से है, ह्यूमन बिहेवियर से है। और भाई आप जो लोक प्रशासन में सिद्धांत विकसित कर रहे हैं, वो सिद्धांत आप कितनी स्टडी से कर रहे हैं, कितने प्रयोग कर रहे हैं आप? आपको अगर लोक प्रशासन को विज्ञान बनाना है तो कई देशों में कॉम्परेटिव स्टडी करना पड़ेगा, कई देशों में कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा, आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। भारत में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस का अगर अमेरिका के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तब एक सिद्धांत बनेगा रिक्रूटमेंट के ऊपर कि क्या बेहतर रिक्रूटमेंट हो सकता है। प्रमोशन की पॉलिसी, भारत में प्रमोशन किन सिद्धांतों पर, किन आधारों पर दिया जाता है और यूएसए में कैसे दिया जाता है, इंग्लैंड में कैसे दिया जाता है। आपने तो केवल भारत में कुछ संस्थाओं में प्रमोशन का अध्ययन किया, वो बोला प्रमोशन का सिद्धांत ये है कि कुछ लोगों को सीनियरिटी के आधार पर प्रमोट कर दो, तो कुछ लोगों को योग्यता के आधार पर कर दो। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको लोक प्रशासन को एक सिद्धांत के रूप में विकसित करना है तो आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, बड़े परिप्रेक्ष्य में, बड़े पर्सपेक्टिव में, कई देशों में एक साथ अध्ययन करना पड़ेगा। और यहीं से जो है तुलनात्मक लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन की भी शुरुआत हो जाती है। तो ये जो फेज है, जो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी का जो फेज है, इस फेज में लोक प्रशासन ने अपना स्वरूप बदला। उसने कहा भाई हम सिर्फ सिद्धांतों पे अटके नहीं रहेंगे, हम तो क्या करेंगे कि हम और भी विषयों से, जहां से जैसे जरूरत होगी उनसे हम चीजों को सीख लेंगे। अगर हमें लोगों के मनोविज्ञान का अध्ययन करना है तो हम मनोवैज्ञानिक जो विषय होते हैं उसका भी अध्ययन कर लेंगे अपने विषय के अंतर्गत। अगर हमें लोगों की आर्थिक परिस्थितियों को समझना है तो हम जो है इकोनॉमिक्स के टॉपिक को भी रख लेंगे अपने अंदर। क्या दिक्कत है, हम इकोनॉमिक्स को भी पढ़ लेंगे। अगर हमें समाज के, जाति के बारे में, धर्म के बारे में, वर्ग के बारे में पढ़ना है तो हम थोड़ा सोशियोलॉजी से भी कुछ चीजों को अपने अंदर ले लेंगे। और अगर हमें
पॉलिटिकल मैटर से रिलेटेड कोई स्टडी करनी है तो हम पॉलिटिकल साइंस को भी अपने अंदर ले लेंगे। इसी को कहा जाता है कि इस फेज में लोक प्रशासन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया। अंतर विषयी मतलब अब लोक प्रशासन केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहा, अब लोक प्रशासन कई विषयों से सीखने लगा। यही तो होना चाहिए। जब चुनौती आती है, जब संकट खड़ा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें और भी लोगों को देखना चाहिए उन्होंने इन परिस्थितियों में कैसे संघर्ष किया, अपने आप को कैसे संभाला। और लोक प्रशासन आज अगर जिंदा है तो अपनी इसी क्वालिटी के कारण, क्योंकि जब उसके सामने संकट खड़ा हुआ तो उसने अपने आप को इंटरडिसिप्लिनरी बना लिया, यानी कि विभिन्न विषयों से उसने सीख हासिल कर ली, यानी कि उसने अपना हाथ नीचे कर दिया और बोला भाई इकोनॉमिक्स तुम भी कुछ दे दो, भाई मनोविज्ञान साइकोलॉजी तुम भी कुछ दे दो, भाई पॉलिटिकल साइंस तुम भी कुछ दे दो। और लोक प्रशासन एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, अंतर विषयी विषय बन गया। और एक लास्ट फेज 1971 के बाद क्या हुआ? 1971 के बाद जो है लोक प्रशासन में बड़ी तीव्र वृद्धि हुई। लोक प्रशासन में एक दो नए कंसेप्ट आ गए, जिसमें से एक को कहते हैं नवीन लोक प्रशासन, और थोड़ा उसके बाद जो विकसित हो गया उसको बोलते हैं नवीन लोक प्रबंध। एक हो गया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा हो गया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इस फेज में क्या हुआ? इस फेज में यह हुआ कि राजनीति और लोक प्रशासन जो है वो फिर से ओवरलैप होने लगे। एक फेज वो था 1887 का, जब एकदम बिल्कुल बोल दिया गया कि भाई लोक प्रशासन एकदम अलग अध्ययन होना चाहिए और राजनीति विज्ञान का अलग अध्ययन होना चाहिए। अब देखिए फिर समय बदला, अब राजनीति और लोक प्रशासन ओवरलैप होने लगा। कहा जाने लगा कि भाई ऐसा संभव नहीं है, कई राजनीतिक विषय होते हैं जो लोक प्रशासन से संबंधित होते हैं और कई प्रशासनिक विषय होते हैं जो राजनीति से जुड़े होते हैं। जैसे नियम कानून कहाँ बनते हैं? संसद में, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, लेकिन उस कानून को बनाने के लिए जो ढांचा तैयार होता है वो तो सेक्रेटरीट में होता है, सचिवालय में होता है। और सचिवालय में कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और संसद में कौन होते हैं? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। और उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से क्या निकलता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट निकलता है। तो राजनीति और प्रशासन तो आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, इसीलिए उन्हें अलग करना ठीक नहीं होगा। और ये जो फेज था इसमें राजनीति और लोक प्रशासन एक दूसरे पर ओवरलैप होने लगे। और एक चीज हुआ, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। ये तो हो ही गया था, पिछले फेज में ही डेवलपमेंट शुरू हो गए कि भैया हम जो है अब खाली सिद्धांत बनाने पर जोर नहीं देंगे, हम तो जहां से जो हमारे काम की चीज मिलेगी, बेहतर प्रशासन के लिए, अच्छे लोक प्रशासन को संचालित करने के लिए जिस विषय से जो अच्छा मिलेगा हम उससे सीख ले लेंगे। और अंतर अनुशासनात्मक अंतः अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया। और क्या हुआ? तो लोक और निजी प्रशासन यानी पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो अंतर था वो कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? देखिए, निजी प्रशासन जो है वो लाभ के लिए काम करता है और लोक प्रशासन में केवल लाभ नहीं होता। लोक प्रशासन जो है वो वेलफेयर को ध्यान में रख के काम करता है। लेकिन इस फेज में ये विचारधारा उत्पन्न हुई कि लोक प्रशासन को केवल वेलफेयर के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि निजी प्रशासन जैसे लाभ को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी निजी प्रशासन के साथ नजदीकी बढ़ी, क्लोजनेस बढ़ा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से। और इसका परिणाम ये हुआ कि मार्केट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ, बाजारोन्मुख प्रशासन का विकास हुआ। बाजारोन्मुख प्रशासन मतलब क्या हुआ कि लोक प्रशासन को बाजार के अनुरूप बनाना, इन्हें एफिशिएंट बनाना है, इकोनॉमी बनाना है, यानी कि उसमें जो है प्रशासन को हमें एफिशिएंट यानी कार्यकुशल बनाना है, लाल फीताशाही को कम करना है, इकोनॉमी भी बनाना है, मतलब बचत भी करना है, तभी तो लाभ होगा ना। अगर खर्चा ही खर्चा करते रहेंगे तो लाभ कहां से होगा? तो लोक प्रशासन का दृष्टिकोण जो है वो निजी प्रशासन के नजदीक चला गया और एक लोक प्रबंध का जन्म हुआ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन लोक प्रबंध, यानी कि प्रशासन भी अब प्रबंध के नजदीक चला गया, यानी प्रशासन में प्रबंध का महत्व बढ़ गया। ये भी बहुत बड़ी बात हुई। और इस तरह से प्रबंधवाद जो मैनेजीरियलिज्म है, यानी कि
बेहतर प्रशासन चलाने के लिए अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर प्रबंध को संचालित करना, ये चीज भी इसमें डेवलप हो गई। अब मैं आपको एक बार अगले 2 मिनट में इसको रिव्यू करा देता हूं और फिर इस वीडियो को इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, इसी भरोसे के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। लेकिन पहले ये रिवीजन देख लीजिएगा। लोक प्रशासन के विषय के एक विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि लोक प्रशासन एक कला के रूप में तो बहुत पुराना है, एक क्रिया के रूप में, एक्टिविटी के रूप में बहुत पुराना है, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में इसका विकास काफी नया है। एक सब्जेक्ट के रूप में विकास की बात करेंगे तो 1887 और वुडरो विल्सन का नाम ध्यान रखिएगा। वुडरो विल्सन के साथ ही शुरू हो जाता है लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में विकास, और उस विकास को हमने 5 चरणों में बांट दिया है। जो पहला फेज है 1887 टू 1926, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है राजनीति लोक प्रशासन द्वैत भाव। जो दूसरा फेज है वो कहलाता है सिद्धांतों का स्वर्ण युग। जो तीसरा फेज है, थर्ड फेज, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों का काल। जो चौथा काल है उसे कहते हैं अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाना, और जो 5वां फेज है उसे कहते हैं नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंध के विषय पर जोर दिया जाना। धन्यवाद।